पटना में महागठबंधन की बैठक संपन्न हुई है। शुक्रवार को ये बैठक हुई है और उसके बाद कई मैसेज गए हैं और हमारे साथ पूरी बातों को रखने के लिए हमारे साथ हैं सीपीआईएमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी। सर, कल की बैठक को किस रूप में आप देखते हैं? हमें तो लगा कि एक अच्छी शुरुआत हुई है। पहली बार हमें लगता है कि इतने बड़े रेंज में आप देखेंगे कि 15 पार्टी इसमें, और आरएलडी को भी आना था, लोग नहीं आ पाए थे। तो भारत का जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है तो उसमें भौगोलिक रूप से भी देखिए तो दक्षिण से लेके कश्मीर तक, पूरब से पश्चिम तक सब जगह से लोग थे। राजनीतिक धारा के हिसाब से देखिए तो इसमें पूरा कांग्रेस घराने की पार्टियां, सामाजिक न्याय के समाजवादी धारा की पार्टियां, क्षेत्रीय दल, कम्युनिस्ट, तीनों पार्टियां। तो मेरे ख्याल से आज जो भारतीय जनता पार्टी के इस तानाशाही के खिलाफ और जिस तरह से लोकतंत्र को, संविधान को खतरे में डाला जा रहा है, तो इसके खिलाफ जो निर्णायक एक जन गोलबंदी चाहिए, तो उसकी पूरी संभावना इसके अंदर है। और अब इसको हम लोगों ने ही तय किया कि अब इसको एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके, एजेंडा बना करके एक कैंपेन की ओर हम लोग बढ़ें, ताकि जो 24 का चुनाव है वो एक चुनाव नहीं, वो एक देश का राष्ट्रीय आंदोलन बन जाए। सर, जिस तरीके से बैठक की जब शुरुआत हुई थी और अरविंद केजरीवाल को लेकर कयास लगाए रहे थे और जो उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका नहीं आना या फिर बैठक के दौरान, इनको किस रूप में आप लेते हैं? अब ये देखिए, जो बात आई, अब केजरीवाल जी के मन में आशंका है कि दिल्ली को लेकर के जो ऑर्डिनेंस आया, शायद कांग्रेस उसका ठीक से विरोध नहीं करेगी। तो हम लोगों ने तो मीटिंग में भी हमने कहा कि हमें लगता है कि आपकी ये आशंका निराधार है। क्योंकि सवाल आज दिल्ली में जो हुआ, जो ऑर्डिनेंस आया, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं, वो तो संविधान के खिलाफ है, वो तो एक तरीके से पूरे संघीय ढांचे के खिलाफ है। वो इस समय जुडिशियरी पर एक हमला है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का एक दिया हुआ फैसला था और उस फैसले को पलटने के लिए, और कई पार्टियों ने कहा कि ये दिल्ली के लिए तो ऑर्डिनेंस आया, बाकी बहुत जगह ऑर्डिनेंस नहीं है। लेकिन अब तो ये आम ट्रेंड है कि कहीं भी कोई गैर बीजेपी सरकार को भाजपा वाले चलने नहीं देना चाहते हैं, और जहां उनकी अपनी तथाकथित डबल इंजन सरकार है, वहां भी जब सरकार नहीं चल पाती है तब भी देखिए मणिपुर जल रहा है, कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो संघीय ढांचे पर हमला है, संविधान पर हमला है, तो इस पर भला कोई भी अपोजिशन पार्टी चुप कैसे रह सकती है? कोई भी अपोजिशन पार्टी कोई न्यूट्रल पोजीशन कैसे ले सकती है? इसलिए हमने कहा कि ये तो हमें लगता है कि आपकी जो आशंका है वो निराधार है, और कांग्रेस ने भी कहा। तो खैर उनको लगता है कि इस पर और अनुभव, ठीक है, अनुभव से देखेंगे। क्योंकि इस पे जैसे ही वो मीटिंग से बाहर जाते हैं और उनके बाद उनके पार्टी की तरफ से एक बड़ा सा रिलीज आ जाता है जिसमें सारी बातें कि हमारी बातों को कोई किसी ने साथ नहीं दिया। नहीं, ये तो गलत बात है। सबने साथ दिया, किसी ने साथ नहीं दिया कोई मामला ही नहीं है कि ये तो बहुत बड़ा मसला था। अब जाहिर सी बात है कि कल की जो मीटिंग थी, ये राष्ट्रीय संदर्भ में एक पूरे एकता का खाका बनाने के लिए, एक दिशा तय करने के लिए मीटिंग थी। तो किसी भी राज्य को लेकर के फिर भी बात हुई, मणिपुर को लेकर बात हुई, कश्मीर को लेकर बात हुई, दिल्ली को लेकर के बात हुई। लेकिन नेचुरल है कि एक राष्ट्रीय स्तर की बैठक 4 घंटे में 15 पार्टी 16 पार्टी की अगर बैठक हो रही है तो उसमें तमाम राज्यों को लेकर के तो उस ऐसी बात हो नहीं सकती। लेकिन दिल्ली के ऑर्डिनेंस को एक दिल्ली के ऑर्डिनेंस के रूप में सिर्फ सीमित संदर्भ में लोगों ने नहीं देखा, कॉन्स्टिट्यूशन पर हमले के रूप में, संघीय ढांचे पर, न्यायपालिका के ऊपर हमले के रूप में देखा। और पूरी मीटिंग ही तो इसके लिए थी कि संविधान का बचाव करना है, लोकतंत्र का बचाव करना है। इसलिए तो तय है कि दिल्ली वाले मसले पर तमाम पार्टियों का एक बहुत स्ट्रांग अपोजिशन है इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ। सर, इस बैठक को देखें तो 3 महत्वपूर्ण बातें जो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में एक स्वरूप जो सामने आएगा, और क्या प्रमुख बातें, जो 3 बातें निकल कर रही है, वो क्या होगी? एक तो स्वरूप तो ये हमें लगता है कि ये जो एकता की घोषणा हुई है यहाँ से, तो हमें लगता है कि ये तो तय है, इस दिशा में चीज़ आगे बढ़ेगी। तो एक क्योंकि जो देश में लोग ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास 37% वोट है, लेकिन फिर भी उसकी तानाशाही चल रही है, इसलिए क्योंकि ये जो 63% अपोजिशन का वोट है वो बिखरा हुआ है। तो अपोजिशन की यूनिटी, जाहिर सी बात है, तानाशाही के खिलाफ एक निर्णायक शर्त है। तो वो शर्त मेरे ख्याल से इस बैठक से हम लोगों ने पूरी की और ये यूनिटी और मजबूत होगी। सेकंड है कि इस समय कर्नाटक के चुनाव ने भी जो दिखाया कि लोग बहुत संकट में हैं, महंगाई,
भ्रष्टाचार, आपके पूरे देश में बेरोजगारी, निजीकरण, आप देख लीजिए समाज का कोई भी तबका, किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, कहीं भी वो खुश नहीं है, बहुत संकट में है। और ये सरकार तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में एक बिल्कुल संवेदनहीन और पूरे सत्ता के अहंकार में डूबी हुई सरकार, और एक तरफ जनता जो परेशान है, जिनको समाधान चाहिए, तो सत्ता बनाम जनता, ये है इस बार के चुनाव का संदर्भ। तो जिसको सिर्फ कुछ एक गठबंधन बनाम दूसरा गठबंधन, कोई एक नेता बनाम कोई और नेता, ये नहीं, सत्ता एक निरंकुश सत्ता और संवेदनहीन सत्ता, और इधर जनता जो संकट में है। और तीसरी बात ये ज़रूर हुई कि इसमें जहाँ तक सीटों के तालमेल का मामला है, इस दिशा में बात और आगे होगी, राज्य स्तर पर बात होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर ये कोशिश की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई एक निश्चित उम्मीदवार हो, यूनाइटेड उम्मीदवार हो। और हमें तो लगता है कि जैसे 77 के चुनाव में देश में एक माहौल बना था आपातकाल के खिलाफ, बल्कि वो माहौल भी पूरे देश में नहीं बना था, दक्षिण भारत उससे थोड़ा अलग था। इस बार तो दक्षिण सबसे पहले इसके खिलाफ खड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से पूरे राष्ट्रव्यापी एक राष्ट्रीय स्तर पर एक माहौल बनेगा। इसकी एक शुरुआती बैठक थी, तो शुरुआत अच्छी हुई है। आगाज़ अगर अच्छा हुआ तो हम उम्मीद ज़रूर करते हैं कि अंजाम भी अच्छा ही होगा। एक और था कि जब बैठक चल रही थी उसके बाद खबरें आई कि नीतीश कुमार को इस बैठक में राष्ट्रीय संयोजक बनाया सकता था महागठबंधन का। इस तरह की बातें हुई थी या फिर आगे क्या है? नहीं, आगे फिर बैठक होगी। हमें लगता है ये एक शुरुआत थी, इसलिए बहुत सारे सवालों पर इस बैठक से कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। वो सारी बातें आई है, तो हमें लगता है कि जो अगली बैठक हो, उस बैठक में हो सकता है कि चर्चा और आगे बढ़े। आपकी बैठक को अमित शाह ने कहा कि सिर्फ फोटो सेशन का मामला है। दूसरा एक सवाल ये है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद ने जो मजाक किया था दूल्हा कौन है, उससे पहले बीजेपी लगातार पूछ रही थी कि दूल्हा कौन है, तो क्या दूल्हा डिसाइड हुआ? तो वो तो लालू जी ने कहा थे, लालू जी से पूछ लीजिए कि तो हमें तो लगा कि लालू जी ने जो कहा, बहुत दिनों के बाद 5-7 साल बाद शायद लालू जी इस तरह के प्रेस को संबोधित कर रहे थे और पूरे फर्म में नज़र आए, और तो अच्छा ही है। और जो अमित शाह कह रहे हैं फ़ोटो सेशन, सवाल तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने, यहाँ तो चलो अपोजिशन की बैठक का फ़ोटो सेशन बता रहे हैं, आपने तो पूरी सरकार को, पूरे देश के सत्ता संचालन को अपने फ़ोटो आप बना दिया है हर जगह। अभी देखिए ना, फ़ोटो सेशन अगर बोल रहे हैं तो जब कहीं चुनाव होता है, रैली होती है, मोदी जी पहुंचते हैं। कहते थे कि उत्तर पूर्व में ये हमारा स्पेशल एरिया है, जिस प्रदेश में जाते हैं वहीं प्रदेश का पहनावा पहन करके उस प्रदेश के हो जाते हैं। लेकिन आज जब मणिपुर जल रहा है, वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? मोदी जी चुप क्यों है? तो ये जो फ़ोटो सेशन, फ़ोटो वाली पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, फ़ोटो वाली भी और फ़ोटोशॉप करने वाली भी, गलत नकली फ़ोटोज भी चलाने वाली पार्टी है, और इसीलिए वो ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। अगर सच में सरकार चला रहे होते तो ऐसी टिप्पणी नहीं करते। आपको लगता है सर कि शिमला की बैठक के बाद इसका स्वरूप, सब कुछ जो चीज़ें इस बैठक में रह गई थी वो सामने वाली अगली बैठक में आ जाएगी? बिल्कुल, अब एक ही बैठक में हो या 2 बैठक में हो, प्रक्रिया चल पड़ी है। तो जब चल पड़ी है तो मेरे ख्याल से चीज़ें आप डिटेल्स जो है वो तय होती जाएंगी। हमारे साथ दीपांकर भट्टाचार्य जी तो बता रहे थे कि सत्ता और जनता का संघर्ष की लड़ाई है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। कुछ बातें पहली बैठक में हुई और अगली बैठक के बाद स्थितियाँ और स्पष्ट हो जाएंगी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।